नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे बुर्के की, उस बुर्के की जिसके समर्थन में भारत के मुस्लिम कट्टरपंथी और तमाम इस्लामिक बालाएं पिछले कुछ समय तक सड़कों पर थीं। कर्नाटक के स्कूलों में ड्रेस कोड की अनिवार्यता की बात कही गई, हिजाब बैन की बात की गई तो इसका विरोध भी शुरू कर दिया गया और कहा गया कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन इस्लाम के खिलाफ है। कर्नाटक से शुरू हुआ यह मामला देश भर में फैल गया और हिजाब को प्रतीक बताकर हंगामा शुरू कर दिया गया। लेकिन जिस सऊदी अरब को इस्लाम का जन्मदाता कहा जाता है, उस सऊदी अरब के शिक्षण संस्थानों में बुर्के को बैन कर दिया गया। एक आदेश में कहा गया कि परीक्षाओं के दौरान छात्राएं बुर्का पहनकर नहीं जा सकेंगी। आज जवाब तो चाहिए में हम पैनलिस्टों से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या भारत में हिजाब को जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर सऊदी अरब हिजाब बुर्के को बैन कर सकता है तो भारत में हिजाब के समर्थन में हंगामा क्यों किया जाता है। पैनलिस्टों के साथ हम चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि अगर इस्लाम का जन्मदाता देश हिजाब बुर्के को इस्लाम का प्रतीक नहीं मानता है तो भारत में हिजाब को इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या भारत में हिजाब के समर्थन में हंगामा मजहबी नहीं, वोट का मुद्दा है। क्या भारत के हिजाब समर्थक मुसलमान सऊदी के मुसलमानों से ज्यादा इस्लामिक हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद इरफान रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी रहेंगे और इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दीप्ति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जहां इस्लाम का जन्म हुआ, उस सऊदी अरब के स्कूल कॉलेजों में अब हिजाब बैन कर दिया गया है। वहीं हिजाब जिसे भारत के इस्लामिक ठेकेदार इस्लाम का प्रतीक बताते हैं, सऊदी अरब ने इसे लेकर घोषणा की है कि परीक्षा के दौरान छात्राएं हिजाब नहीं पहन सकेंगी। लेकिन भारत में इस्लामिक ठेकेदार इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से संसद तक हंगामा कर रहे हैं कि मुस्लिम खातूनें बुर्का पहनकर ही स्कूल में जाएंगी। सऊदी अरब के अलावा ईरानी महिलाएं हिजाब के विरुद्ध आंदोलन कर रही है, हिजाब के विरुद्ध संघर्ष में अपनी जान दे रही हैं। अफगानी महिलाएं तालिबान के महिला विरोधी फरमानों के विरुद्ध सड़कों पर है। लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को ये कहकर भड़काया जा रहा है कि हिजाब नहीं पहना तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। सऊदी ने हिजाब बैन किया तो इस्लाम सुरक्षित रहा। ईरानी महिलाओं का हिजाब के विरुद्ध संघर्ष जारी है तो उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा। अफगानी महिलाएं तालिबान के विरुद्ध सड़कों पर उतर आई तो उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन भारत के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की बात कह दी गई तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस्लाम का जन्मदाता सऊदी अरब अब आधुनिक हो रहा है, लेकिन भारत के इस्लामिक कट्टरपंथी तालिबानी बनते जा रहे हैं। ये वो सोच है जो अपनी महिला विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए हिजाब के नाम पर महिलाओं को ही हथियार बना रही है ताकि महिलाओं का शोषण जारी रख सके। यहाँ सवाल उठता है कि अगर हिजाब सऊदी में इस्लाम का प्रतीक नहीं है तो भारत में क्यों है। अगर मुस्लिम देश के स्कूल में हिजाब बैन हो सकता है तो भारत के स्कूलों में क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सऊदी सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले की चारों तरफ सराहना की जा रही है, चारों तरफ इसकी प्रशंसा की जा रही है कि एक इस्लामिक देश अगर ऐसा कोई फैसला कर सकता है तो भारत में ये क्यों नहीं हो सकता है, भारत में इस पर हंगामा क्यों होता है। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे। हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरफान जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ गए और इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत भी है आपका। और सबसे पहले मोहम्मद इरफान जी, मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, सऊदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, सही फैसला? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। और एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, मुस्लिम स्कॉलर नहीं, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है जी। अब सऊदी अरब का जो फैसला है, जहां तक मेरी जानकारी में अभी तक आया है, वो स्कूल में परीक्षा के दौरान अबाया को उन्होंने बैन किया।
अभी इसकी पुष्टि भी मैंने नहीं करी है, लेकिन जो हमारे पास अभी तक जानकारी है कि उन्होंने परीक्षा के दुनिया भर का दौरान मीडिया अबाया पुष्टि को कर रहा है बैन सर, किया। दुनिया भर का मीडिया हाँ, उसकी तो पुष्टि कर रहा है, आप या- करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं ना, हम उसी पर तो बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो परीक्षा के दौरान अबाया को बैन किया है तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब तो आप एक अच्छा फैसला, यानी आप ये कह रहे हैं आप इस फैसले का स्वागत करते हैं, आपको लगता है सऊदी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है? बिल्कुल। परीक्षा के दौरान जो है अबाया की क्या जरूरत है क्लासरूम में? लेकिन कर्नाटक के कॉलेज में जब हिजाब को बैन किया जाता है तो वहां पर आपत्ति होती है आप लोगों को, वहां दिक्कत क्यों होती है? जब ये सऊदी अरब में हो सकता है, जब एक इस्लामिक देश में ऐसा हो सकता है, तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो हमें क्या सऊदी अरब जहां से पर चलना है बहुसंख्यक क्या? आबादी किसकी है आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों को क्या सऊदी अरब के कानून से चलना है? सऊदी अरब में जो किया जाएगा वो हमें करना है क्या? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नहीं रहा? आप ये कह रहे हैं, नहीं आप मतलब नहीं, आप ये सऊदी कह अरब में हो गया आप ये तो कह हमें रहे ये करना है, ये हैं, क्या आप ये कह मतलब? रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो होते रहना चाहिए। नहीं नहीं, शोषण आपकी नजर में हो रहा है ना, आपको वो शोषण नहीं दिख रहा जब 100-200 लोग भगवा जो है रुमाल डाल करके और झंडे ले करके एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, वो शोषण नहीं दिख रहा है। और वो लड़की जब अगर झुंड कोई लेकर लड़की निकलती अपनी है, मर्जी से, वो लड़की जब अगर वो हिजाब के लड़की, समर्थन में झुंड लेकर निकलती है, वो नहीं देखा आपने? बिल्कुल वो बिल्कुल, जो तस्वीरें पहनना आपने चाहे नहीं वो, बिल्कुल बिल्कुल जो भी पहनना चाहे वो, लेकिन वो पहले जो भी पहनना पहले चाहे, कौन निकला था? वो जो भी पहले पहनना कौन चाहे निकला उसको था? पहनने के लिए निकलना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, पहले कौन जब निकला था? हमारे देश में अच्छा, चलिए ठीक है, लड़कियां, चलिए ठीक है, जब मोहम्मद हमारे इरफान जी, देश में लड़कियां मोहम्मद कुर्ती इरफान जी, पहनने को तैयार है, और ठीक है, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि सऊदी सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर आने वाले समय में भी भारत सरकार अगर ऐसा कोई फैसला लेती है, या कर्नाटक सरकार, क्योंकि कर्नाटक में तो ये विवाद चल ही रहा है, आप भी जानते हैं इस बात को, तो अगर देश में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है आप उसका स्वागत करेंगे, जैसे सऊदी सरकार के इस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? ऐसे क्या हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती है बुर्के को बैन करने का, नकाब को बैन करने का, तो आप उसका समर्थन करेंगे क्या? तो आप देखिए चीजों को जोड़ रहे हैं, आप जो है बुर्का, नकाब, हिजाब एक समझ रहे हैं। अभी जो हमारे सामने हमारी बहन जो बैठी हुई है, ये जो सर पे दुपट्टा रखे हुए हैं, हिजाब नहीं तो हिजाब और बुर्का समझ लीजिए पहले। मेरी बात सुनिए ना सर, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो नकाब हो, ये सभी मुस्लिम महिलाओं को शोषण करने वाली चीजें हैं, मैं इतना जानता हूं बस। बाकी इसमें फर्क क्या है, उससे ना मुझे मतलब होना चाहिए ना किसी और को मतलब होना चाहिए, और आपको मतलब होगा तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम महिला हो, हिंदू महिला, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ना नकाब जरूरी है, ना बुर्का जरूरी है, और ना हिजाब जरूरी है। अब इसमें आप अंतर बताते रहिए। मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो या क्रिश्चियन महिला हो या सिख महिला हो, सिख महिला दुपट्टा रखना चाहती है, क्रिश्चियन महिला जो भी पहनना चाहती है वो भी एक तरीके का बुर्काई नुमा दिखता है, उनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, इस टाइम याद नहीं आ रहा है। हिंदू महिला हमारी वो घूंघट करना चाहती है, मुस्लिम महिला अगर वो हिजाब करना चाहती है, हिजाब मतलब सिर्फ एक रुमाल है, वो जो है वो बुर्का नहीं ना कि जो पूरा ढक लिया ऊपर से नीचे तक। अगर वो कोई करना चाहती है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, एचएस रावत जी, सऊदी सरकार के फैसले का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो वो उनको मंजूर नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं है। सुन रहे हैं ना आप? अमित जी, नहीं मैं समझ रहा हूँ, इरफान जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी बातों से तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे हिंदुस्तान का जो इस्लाम धर्म है वो सऊदी अरब का गुलाम है, सऊदी अरब जो फैसला ले लेगा उसको मान लेंगे, और अगर यहाँ कोई बात हो जाए तो ओवैसी साहब चिल्लाने लगते हैं कि ये जो लड़की है इसने विरोध किया है इन 40-50 लड़कों का, ये एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। वो उसको शाबाशी कहते हैं, करोड़ों रुपए उसको चंदा आ जाता है कि भाई आपने भगवे वाले लड़कों का विरोध किया। और अब यहाँ सऊदी अरब ने उसको अगर बैन कर दिया है तो कहते हैं ठीक किया है, और अगर हिंदुस्तान की कोर्ट अगर उसको बैन करती है तो हंगामा करते हैं, चिल्लाते हैं। इसका मतलब इनका अपना जो धर्म है वो अपना नहीं है, वो तो खरीदा हुआ है वहां से। अगर वो वहां पे बंद कर देंगे बुर्का तो इनको बंद करना पड़ेगा। इनकी हिम्मत किसी की नहीं है कि ये बुर्का पहन ले यहाँ पर, क्योंकि इनका संचालित है मक्का मदीना से। हिंदुस्तान के अंदर तो कन्वर्टेड है सारे, इनका अपना हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है।
बांग्लादेश में कुछ नहीं, ये तो पहले सब हिंदू ही थे ना, सारे सारे कन्वर्टेड है। तो इरफान भाई की बातों से मुझे लगा कि बड़े असहाय हैं कि हिंदुस्तान में अगर उसका विरोध हो जाए हिजाब का तो हंगामा खड़ा करते हैं कि भाई आप हमारी जो धर्म है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबा रहे हैं, यूएनओ में हंगामा खड़ा करते हैं, इतने बेचारे बनते हैं। अब उन्होंने बोल दिया नहीं बैन, तो इन्होंने बोल दिया इरफान भाई ने नहीं नहीं ठीक है, स्वागत योग्य है। तो मैं तो कहता हूं कि सऊदी अरब भी अगर बुर्का हटा दे और ये सारी चीजें खत्म कर दे तो ये कम से कम फ्री होकर रह तो सकती हैं औरतें, इनको तकलीफ तो नहीं होगी कि इनके ऊपर जो इनकी डंडा चलता है उनको धमकाते हैं या ऐसे रहना है। लेकिन यहाँ के एच.एस. रावत जी, यहाँ के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो सऊदी अरब से सबक तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सबक लेने के भी तैयार नहीं है। नहीं 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 अमित जी, ये कट्टरपंथी नहीं है। अगर वो वहां पर अगर लिबरल हो जाते हैं वो तो ये तो अपने आप हो जाएंगे सारे के सारे, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई नियम लगा दिया तो इरफान भाई की हिम्मत नहीं है। अगर वहां बोलते भाई बिना टोपी के हज करनी है ना, तो इनकी हिम्मत थोड़ी है कि वहां टोपी लगा के हज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका संचालन वहां से और सनातन धर्म का संचालन हिंदुस्तान से, और ये सब पहले सनातनी ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो वैसे भी इनको 2, 3 नंबर, चौथे नंबर का मानते हैं, उनको तो ये मुसलमान मानते ही नहीं है सऊदी अरब वाले। वो तो कहते हैं तो हिंदी मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, इनकी तो कैटेगरी अलग कर रखी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इरफान भाई जी, अपना देश बहुत बढ़िया है। अरे हमें अपना जैसी संस्कृति देश की है वैसी वो लोग नंबर मान रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी हमको 2 नंबर मान रहे हैं। हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा हम लोग का नंबर है। नहीं हिंदुस्तानी नंबर हम लोग रख ले अपना। देखो हम तो भाई मानते हैं आपको, हम तो भाई मानते हैं, भाई 2 नंबर का नहीं मानते हैं। तो अगर हम 2 नंबर का नहीं मानते, आपको मानते हैं सऊदी अरब वाले। अगर आप 2 नंबर का नहीं मानते हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के उससे जो है चल रहे हैं? हम सऊदी अरब जो है अगर कह देंगे तो मान लेंगे, हम क्यों मान लेंगे सऊदी अरब? अब मैं कह रहा हूँ ओवैसी की भी हिम्मत नहीं अब बोल दे कुछ, है ना। यहाँ अगर कोर्ट फैसला कर देती तो बोलते कोर्ट फैसला गलत कर रही है, हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हमको दबाया जा रहा है ना। अभी सऊदी अरब ने खोल दिया, मैं तो कहता हूँ सऊदी अरब को खोल देना चाहिए सब कुछ, तो फिर हम आपको देखेंगे कैसे आप नहीं खोलते सब कुछ। देखिए चीजों को मिलाने से कोई फायदा नहीं। आप पहले अपने पैनलिस्ट का वो भी आ जाने दीजिए, व्यूज फिर बात। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, आप दोनों के पास में लौटूंगा। डॉक्टर दीप्ति जी मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं भाई, अब देखिए एक एक करके जितने भी इस्लामिक देश हैं वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, महिलाओं को पूरी आज़ादी देने की वो कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, जो हिंदुस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, वो उनकी आज भी भाई रूढ़िवादी सोच है, वो उससे आगे बढ़कर सोच नहीं रहे हैं। वो आज भी अगर हिजाब को लेकर कोई फैसला आता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको लेकर भी वो फिर से अपील दायर करते हैं और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जब इस्लामिक देश ऐसा कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मुझे तो जो लगता है कि इनकी विचारधारा क्या है, सिर्फ महिलाओं को दबाना है। जो हमारे सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अगर महिलाएं उन्नति करेंगी तो देश में उन्नति होगी, परंतु हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनको ये लगता है कि महिलाओं को दबा के रखो। अभी भाई साहब कह रहे थे इरफान जी कि महिलाएं चाहती हैं, मतलब मुस्लिम समाज की महिलाएं चाहती हैं कि बुर्का पहने, सिख समाज की महिलाएं चाहती हैं कि वो दुपट्टा ओढ़े। तो मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, क्या कभी इन्होंने ये चीज जानने की कोशिश की है कि एक महिला सच में चाहती है या उसके ऊपर ये थोपते हैं? अभी इसी हाल फिलहाल में हम ईरान का प्रकरण भी देख रहे हैं, जहां मॉरल पुलिस नाम की एक संस्था बनाई गई है जो युवाओं को फांसी दे रही है और उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन अब उसको खत्म कर दिया, अब उसको हटा दिया, वहां की सरकार ने उसको खत्म करने का फैसला किया। ये अपडेट है इसमें। हाँ जी, लेकिन बात यही है ना कि क्यों तुष्टीकरण, मतलब इतना पहले तो भारत में आप एक चीज लेके चलते हैं, नहीं ओवैसी जी ये कहते रहते हैं कि नहीं यहाँ पे मुस्लिमों को हक नहीं है, तो चलिए एक वक्त हम मान लेते हैं, फिर भी इस चीज को आपने अपने धर्म में, आपके ठेकेदारों ने महिलाओं को कितना स्थान दिया है, कितना मान दिया है, कितना सम्मान दिया है।
जैसी आप अपने सर पर अभी दुपट्टा रखे हुए हैं, ये आपको किसी ने मार करके पहनाया या आपने अपनी मर्जी से ये रखा हो? भाई साहब, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अच्छा मुझे लगा, हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता है। हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता है। मैं बहुत मतलब गौरवान्वित होती हूँ। यही तो चाहते हैं हम सर, इरफान जी, मोहम्मद इरफान जी, हम यही चाहते हैं, ये जो आजादी हिंदू महिलाओं को मिली हुई है ना, ये मुस्लिम बहनों को मिले, यही तो हम चाहते हैं। तो लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है। ये नहीं, अगर ये दुपट्टा नहीं रखना चाहती, अगर इनके ऊपर दुपट्टा कहा जाए कि रखो तो इनको अच्छा लगेगा ही। आप कैसे, ठीक उसी तरीके से जो है, अगर कोई रखना चाहता है तो उससे आप कहें कि नहीं रखना है तो वो भी खराब लगेगा ना उसको। नहीं, देखिए वो बात आपकी सही है, पर जब हम आते हैं ड्रेस कोड के बाद, हम यूनिफॉर्म जो स्कूल में हम कह रहे हैं कि पहननी है, तो वो सबके लिए है ना, उसमें हिंदू लड़कियों अच्छा, को किसी मुस्लिम स्कूल में, अगर किसी मुस्लिम स्कूल में उसने यूनिफॉर्म जो है शलवार जंपर दुपट्टा रख दिया और कंपलसरी कर दिया कि साहब हिंदू लड़की भी जो स्कर्ट नहीं पहनेगी और क्रिश्चियन भी स्कर्ट नहीं पहनेगी, तो ये क्या अच्छा लगेगा? ये क्या सही लगेगा? अरे यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होती है ना, वो तो सबके लिए बराबर होगी सर। यूनिफॉर्म तो एक जैसी होती है ना सबके लिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान या ईसाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसके धर्म से उसका क्या लेना देना? स्कूल का कॉलेज का जो ड्रेस कोड है सर, वो तो सबका एक जैसा होगा, ड्रेस कोड तो एक ही जैसा होगा ना। लेकिन आप इसमें छूट चाहते हैं, सवाल तो यही है जी कि आपको ये अतिरिक्त छूट क्यों चाहिए? नहीं, उसमें छूट ये अगर हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, आप कैसे, मतलब आप बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि मतलब वो ऐसा करेंगी, वो ऐसा चाहती हैं। आप कैसे ये निर्णय ले सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला या एक सिख महिला या एक हिंदू महिला या एक ईसाई महिला क्या चाहती है? आप उसकी जगह नहीं हैं, आप नहीं, लेकिन मोहम्मद इरफान जी, वहां पर ये इतना बड़ा फैसला लिया जाता है, इस्लामिक देश है वहां पर, और वहां कोई आवाज तक नहीं उठाता इसके खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी मामला सामने आ जाए तो उन लड़कियों को भी आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया सर। किस तरीके से उन्होंने जताया था? तो सवाल ये नहीं, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं, खुशी की बात है या अफसोस की बात है कि हमारे देश में हम आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं? हाँ। तो ये खुशी की बात है या अफसोस की बात है? ये आप बताइए ना भाई। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, प्रजातंत्र है यहाँ पर। आप तो कहते हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों का यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। आप लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं। अभी आप कह रहे हैं लोकतंत्र है देश के अंदर, तो कम से कम एक बात पर टिकिए ना, आप एक बात पर टिकिए ना सर। या तो आप ये बोलने की आजादी तो है कम से कम अभी। अब देखिए, ये संविधान से है, सरकार नहीं चाहती। हाँ, नहीं आप सरकार की मंशा तो बिल्कुल अलग है। अब देखिए, अब दो बातें कर रहे हैं आप, और आपकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं देश के अंदर लोकतंत्र है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें दबाया जा रहा है। बिल्कुल भी दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, सारे फैसले हमारे खिलाफ लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आपकी बात का जवाब देंगे एच एस रावत जी, बोलिए आप। जी देखिए, ये होता है, आप किसी को रोज 100 रुपए दो और फिर एक दिन ना दो तो हंगामा खड़ा कर देता है वो। अब जितनी 70 सालों में इनको सुविधाएं मिली इरफान भाई को, उससे बिगड़ गए। नाजायज मतलब क्या? नहीं, दबाव में मिली। मैं बस इसको क्लियर कर दीजिए, मिली क्या? दबाव में मिली। जैसे हज सब्सिडी मिलती थी आपको, हज सब्सिडी मिलती थी, आपके जो मौलवी हैं उनको तनख्वाह मिलती थी, आपकी जो मस्जिदें हैं वो टैक्स फ्री हैं, आपका दान का पैसा, आपका वक्फ बोर्ड का पैसा, वो सब आपके पास ही यूज होता है। हिंदुओं के मंदिर जो है सरकार ने कब्जा कर लिए, उनके टैक्स के पैसे को लेकर के आपको हज को दिया जाता था। तो यानी आपने एक ऐसे आनंद की जिंदगी जी वोटों के चक्कर में पिछले 70 सालों में। अब आपको उन सब चीजों को रोका गया कि भाई ये गलत है। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है, मेरे टैक्स का पैसा हज में क्यों जाएगा? जब मस्जिद का पैसा अगर मंदिर में नहीं लग सकता या मेरी यात्रा में नहीं लग सकता तो क्यों लगेगा? तो इस बात से जब उन चीजों को रोका गया, कुछ लोगों ने हज सब्सिडी को वापस किया या रोक दी गई, आपको बेचैनी हुई सबसे ज्यादा कि भाई हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी जो हमारे जो डिमांडें थी
हम 70 साल से कोर्ट के फैसले में लटके हुए तक हमें भगवान राम का मंदिर चाहिए। वहां इतने 492 साल से मुकदमा चल रहा था, कोर्ट का फैसला आया तो आपको तकलीफ हुई बहुत ज्यादा कि ये क्या हो रहा है, क्या हमें दबाया जा रहा है। आपने कोर्ट पे आरोप लगाए, आप यूएनओ में तक चले गए जाकर के कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आप अगर बुरा करो, आतंकवाद करो, कश्मीर को ऐसी तैसी कर दो, पूरा की पूरा जला के रख दो, उसमें हिंदू विहीन कर दो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब ये सब चीजें होने लगी तो आपको तकलीफ होने लगी। इसलिए आज जो है ना, आपको लगता है कि हमें 2 नंबर का बनाया जा रहा है। आप 2 नंबर के नहीं है। आज भी आपको जो बिगाड़ा गया था वोटों की खातिर, वो सुविधाएं जो आपको खामा दी गई थी हिंदुओं के बजट को लगा करके, उसको रोका गया इरफान भाई। इसलिए आपके साथ कोई 2 दर्जे का व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद इरफान जी, ये जो दोगलापन दिखाई पड़ता है ना आप लोगों का, देखिए हो सकता है आपको बुरा लगे मेरे शब्द से, लेकिन सच्चाई ये भी है। अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पर 6वीं क्लास के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। डिबेट से हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मोहम्मद इरफान जी? आवाज आ रही है आपको मेरी? इरफान साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। हाँ, दीप्ति जी आप बोलिए, दीप्ति जी आप बोलिए। और मेरा सवाल यही है, देखिए मैं ये जानना चाहता हूं, अफगानिस्तान में वहां की तालिबानी सरकार ने एक फैसला किया है कि 6वीं के बाद अब जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, उनकी पढ़ाई पर बैन लगा दिया है। अब कोई ना तो कोई बहुत बड़ा, ना कोई पत्रकार बोल रहा है, ना कोई लेखक इस पर बोल रहा है, ना सामाजिक कार्यकर्ता इस पर बोल रहे हैं, ना अवार्ड वापसी हो रही है। जी दीप्ति जी, उसके एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसे साहब इरफान जी बोल रहे थे, एक तरफ ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, एक तरफ इनको शरिया चाहिए। ठीक है, ठीक है, शरिया में जो चीजें कही जाती हैं कि नहीं अब ठीक है, शरिया अगर आपको मानना है तो फिर वो सारी चीजें वैसे ही होनी चाहिए। तो जहां पे इनको लगता है नहीं यहाँ पर हमको नुकसान हो सकता है, वहां तुरंत ये डेमोक्रेसी की तरफ चले आते हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी से इनको बहुत लाभ मिल रहा है, इतना लाभ ये सोच भी नहीं सकते। अगर हम देखें तो क्या किसी अन्य देश में ये सुविधाएं मिल रही हैं, ये बराबर का स्तर इनको कहीं नहीं मिल रहा है। तो सही और गलत के बीच फर्क भूल करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, हम स्वार्थ में एकदम अंधे हो जाना, वो वाली स्थिति है। यहाँ पर इनको आवाज उठाने का भी मौका मिलता है, ठीक है, कभी सही चीज के साथ नहीं खड़े होते, कभी सही चीज के साथ नहीं खड़े होते। ठीक है, नहीं मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ इरफान साहब, कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को बैन करने की बात की जाती है तो उस पर आप लोग सड़कों पर उतर आते हैं, उन बच्चों को भी भड़का देते हैं, उन छात्रों को भी भड़का देते हैं, आप वो भी आप प्रोटेस्ट करते हैं और वो भी कहते हैं नहीं जी हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में छात्रा पढ़ाई नहीं कर सकती है 6वीं के बाद, पढ़ाई पर बैन लगा दिया पूरी तरह से। उस पर तो कोई हो हल्ला दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है उस पर, ना कोई पत्रकार बोल रहा है, ना कोई लेखक बोल रहा है, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है, और ना आप जैसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। नहीं, सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरा कनेक्शन जो टूट गया था, मैं पूरी बात सुन पाया। जो ये जो आवाज इनको है और इनको बहुत सुविधा है, मतलब इतनी अफसोसनाक बात ये मिल रही है कि हमारी मेहनत कमाई है जो गवर्नमेंट की है, ये अरब डॉलर भेजता है बाहर से। क्या ये भारत देश में ये काम नहीं आता है, या इसमें काम नहीं आता है, या हम टैक्स नहीं देते? मिल रहा है क्या मतलब? हमको सुविधा, हमारा देश है, हम ही देते हैं, हम ही को वापस मिलता है, या गवर्नमेंट अपने पास से कमा करके लाती है? अपने पास से कोई विधायक कमा के लाता है, या सांसद कमा करके लाता है, या कोई मिनिस्टर कमा करके लाता है घर से? कितने % लोग टैक्स देते हैं? नहीं, ये टैक्स के पैसों से ही होता है, या कहीं से और लेकर के आते हैं तो कमा करके अपने यहाँ लोग देते हैं? टैक्स कितने? नहीं, टैक्स कौन देता है? टैक्स हम नहीं देते। आपके यहाँ कितने लोग? आप पता करिए पहले, आप पता करिए कि कितना रेमिटेंस जो है बाहर से आ रहा है, पाकिस्तान में दान तो दे देंगे, रेमिटेंस बाहर से आ रहा है और कितना मुसलमान भेज रहा है, इसको पता करिए पहले आप। कितना दिया?
शाहरुख खान ने नहीं, इसको पहले पता करिए कि मुसलमान कितना रेमिटेंस भेज रहा है और कितना रेमिटेंस आ रहा है और उससे कितना फायदा पहुंच रहा है देश को। 1500 करोड़ टाटा जो डॉलरों में अरबों डॉलर आ रहा है हर महीने, 1500 करोड़ जो अरबों डॉलर में है, खान ने कितना दिया, लेकिन उसको ना देखे, इनको दे रहे हैं, इनको मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि बिल्कुल हम जो है कहीं और से आए हुए, किसी दूसरे ग्रह से आए। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बड़ी बड़ी बातें। और उसके बाद जो है मानसिकता ये है कि जो अपने ही भाई है उनसे ही नफरत रखते हैं। नेताजी सुनिए, नेताजी मेरी बात का जवाब तो मैं कह रहा हूँ 1500 करोड़ टाटा ने दिया, बहुत ये अखंड भारत ऐसे ही बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप बता तो रहे ये अखंड भारत ऐसे ही बन जाएगा। आमिर खान ने कितना दिया कि हम जो है बांग्लादेश भी मिला ले, पाकिस्तान भी मिला ले, अफगानिस्तान भी मिला ले और उसके बाद ये 60-70 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम कहेंगे इनको दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं और हम इनको पाल रहे हैं, ऐसे करेंगे। अरे देश के अरे जो यहाँ पर मुसलमान है वो अपनी मर्जी से है और अपनी मेहनत से है और जो उसको मिल रहा है उसको हक है। आप बताओ वो लेगा, आप देवे कुछ नहीं रहे, कोई हुकूमत नहीं देगी, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। मेरी बात का जवाब दीजिए। ये पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को दिया जाता है। एक पार्टी के प्रेसिडेंट सबसे पहले तो इसको क्लियर करिए। जब देश के अंदर और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर हम बैठ करके बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, वरना आप तो ये भी नहीं चाहते कि हम टीवी पर भी आए, अपनी बात भी कह सके, बोल भी सके। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आप ये तो बहुत दूर की बात है। हल्ला मचाना है। इरफान जी, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ लॉजिकल मेरी बात का जवाब दे दो। जब भी देश के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, मुसलमानों का योगदान बताओ मेरे को। ओवैसी ने चंदा दिया, शाहरुख खान ने दिया, सलमान खान ने दिया, आमिर खान ने दिया, मुस्लिम लीग का पता मुझे किसी ने मुस्लिम लीग ने दिया। मैं और रिकॉर्ड दिखला दूं आपको और जितना डोनेशन दिया वो तो मैं दिखला दूं आपको। कालीकट यूनिवर्सिटी बनवाई, वो तो एक अलग चीज हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? मैं आपके ये जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन नहीं रहे, मुझे लगता है या तो आपके पास मेरी बात नहीं जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा हम टैक्स देते हैं, मैं कह रहा हूँ देश के ऊपर जब जब तकलीफ आती है तो आप मुझे बताओ कितने आपके बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने कुछ दिया है क्या? मैं बताओ, आजम खान ने दिया, ओवैसी ने दिया, फारूक अब्दुल्ला ने दिया क्या? आप बताओ किसी ने पैसा दिया हो? भारत ने जो भारत को आजाद कराने के मुसलमानों ने क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं ना, दुनिया जानती है। अरे दुनिया के नाम लिखे हुए हैं। जी हाँ, और वही पाल रहा है। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। भारत पल रहा है। इरफान साहब मुद्दे पर आते हैं। मुझे लग रहा है मुद्दे से थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। ठीक है, हाँ दीप्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं। दीप्ति जी आप बोलिए, उसके बाद आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रही थी इरफान जी से कि इरफान जी अभी आपने बोला कि महिलाएं ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, जो भी आपको अपने अनुसार सही लगा आपने कहा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अपनी उन बेटियों की, उन बहनों की आवाज पता चलती है जो अफगानिस्तान में पढ़ नहीं पाएंगी, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, गोलियों के आगे भी खड़ी होकर इस चीज के लिए आवाज उठा रही हैं कि हमको पढ़ने का अधिकार है? क्या भारत के किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने या आप जैसे जो जाने माने लोग हैं या किसी भी मुस्लिम कार्यकर्ता ने ये आवाज उठाई है कि उन नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे, ये उस पर नहीं बोलेंगे। जीने का अधिकार है। ये तभी बोलेंगे जब हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ होगा, तब बोलेंगे ये। नहीं, अफगानिस्तान की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, आपकी बहन बेटी नहीं है वो। अरे हम तो साथ में हैं। आप ये बताइए यहाँ पर आपने क्या प्रोटेस्ट किया है? आपने क्या समर्थन दिया? क्या किया बताइए, कोई धरना दिया आपने? फर्ज तो मुसलमानों का है, फर्ज तो मुसलमानों का। अफगानिस्तान की बहन बेटियों के लिए आपने क्या किया? नहीं, आप उनसे पूछना, आप भी तो बता दीजिए। रिपोर्ट होगी ना, आपने इरफान साहब को सपोर्ट किया होगा। इरफान साहब आप उनसे पूछना, आप बता दीजिए ना। आप भी करेंगे सपोर्ट आपका, आप हमको बुलाइए, आप बताइए ना, हमको बुलाइए, हम सब आप भाई जब कर्नाटक का मामला सामने आया था, कर्नाटक का जब मामला सामने आया था, आप भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं या हमारी हालत खराब है? अच्छा क्या हालत खराब है? अफगानिस्तान की बहू बेटियों के लिए लड़ाई लड़े, क्या हालत क्या खराब है बताइए? हम सऊदी अरब की बहू बेटियों की लड़ाई लड़े, क्यों नहीं करनी चाहिए? वो लोग करते हैं ना आपकी, वो लोग तो आपकी करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, सही बात है। वो लोग जब करते हैं तो आप भी करो ना उनकी।
आप सारे मुसलमान लोग इकट्ठे होकर के धर्मगुरु एजिटेशन करिए ना अफगानिस्तान एम्बेसी पर, उनको आप जाकर के प्रस्ताव दीजिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा अफगानिस्तान, हमारा सऊदी अरब, हमारा पाकिस्तान, हमारा सारे तान, अरे भैया हमारा भारत है, हम कैसे आपको दिल याद दिलाएंगे हमारा भारत है, हमारा ये अफगानिस्तान नहीं है, हमारा पाकिस्तान नहीं है। अभी हम कहीं फंस जाएंगे तो हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा होगा भारतीय गणराज्य, हमको यहीं लाके फेंकेगा जहाज। अफगानिस्तान नहीं फेंकेगा, सऊदी अरब नहीं फेंक देगा। ठीक है, आपका भारत मान है। लिया। तो फिर एक चीज बताइए, हमारे पुरखे गले यही हमें करना है, यही हमारी पहचान है। अफगानिस्तान में ये हो गया तो भारत में तोड़फोड़ क्यों करते हैं फिर आप लोग? सऊदी अरब में हो गया तो आप मान लो, अरे भाई और कुछ निकलो इससे बाहर आओ। तो उसका गुस्सा आप भारत की सरकारी संपत्ति पे क्यों उतारते हैं? तब आप क्यों नहीं कहते कि ये भारत देश हमारा है, इसकी जो संपत्ति है ये हमारी सरकारी संपत्ति पे सरकारी अभी अग्निवीर योजना आई थी, लड़कों ने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई थी। इसका क्या मतलब है? वो लोग अफगानिस्तान को चाहते थे। कहाँ क्या बात हुई सर? एच.आर. रावत जी जवाब दीजिए। एच.आर. रावत जी जवाब दीजिए। गलत उनके साथ उसकी कार्रवाई होती है, उसमें क्या है? वो तो गलत जब करता है आदमी, गलत तरीके से करता है, उसकी कार्रवाई। सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इरफान भाई जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में कोई अगर बात हो जाए तो सबसे पहले कतर जैसे देश, छोटे छोटे देश हमारे हिंदुस्तान पर उंगली उठाते हैं। नूपुर केस के अंदर सबसे ज्यादा कतर ने हंगामा किया, मामला हिंदुस्तान का था, है ना। बाकी के देशों ने भी वहां पर हंगामा खड़ा किया। बिल्कुल सही बात। अब अफगानिस्तान के अंदर अगर छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने ही नहीं देंगे, वो भी तो मुसलमान है ना, तो आप हिंदुस्तान में हंगामा करो ना। क्यों कर रहे हो आप? बच्चियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ने देते? समाज के खिलाफ है ये, मानवता का उल्लंघन है, ये स्त्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है। आप हंगामा खड़ा करो। आप सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहता है, तो वो छोटा सा देश सुनेगा आपकी बात को? आप इसका मतलब अत्याचार चाहते हैं? नूपुर शर्मा के केस में आपने हंगामा खड़ा कर दिया, आज लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे, तो बोलिए ना आप क्यों नहीं बोलते? इरफान जी, सही चीजों के साथ खड़े हुए। भारत में कोई भी ये नहीं सोचता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनके साथ आप खड़े हों, इसलिए कि ये देश आपका है। अगर ये भावना होगी तो क्यों नहीं कोई साथ होगा? क्यों आप ये कहेंगे कि नहीं हमको तो हमारी? अगर आप ये सोचिए, आज आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आपकी सारी बातें हम ध्यान से सुन रहे हैं, सारी चीजें समानता की ओर करती हैं। या आप ये सोचें और अपने गुरुओं को भी ये बताएं कि स्त्री का सम्मान करें। 3 तलाक जैसा जो मुद्दा था, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही सुलझाया, क्योंकि उनको पता था कि क्या पीड़ा है। आप बाकी सारी चीजों से हटके आप ये सोचिए ना कि एक स्त्री, एक औरत, उसके मन में भी लिखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उसकी भी तो सोच है। वो भी तो आई है इस दुनिया में जीने के लिए ना। तो वो क्यों करे जो आप लोग चाहते हैं एज अ मेल? वो क्यों नहीं कर सकती जो वो चाहती है करना एज अ फीमेल? इसमें धर्म की बात नहीं आती है, इसमें बात यह आती है कि जो चीज सही है, जो देश का कानून है वो माना जाए, जो विद्यालय का कानून है वो माना जाए। उसमें कहीं धर्म, जात, पंथ, संप्रदाय नहीं आना चाहिए। अगर हम लेकर आते हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी का भी कल्याण नहीं चाहते। इरफान साहब, अगर आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए सर, क्योंकि समय नहीं बचा मेरे पास ज्यादा। इरफान जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रावत साहब, आप दीजिए जवाब, आप बोलिए। देखिए अमित जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो मानव सभ्यता है अब काफी ऊंचाइयों पर पढ़ा लिखा समाज है। अब वो 1400 साल पुराना जमाना नहीं रहा है, वो गुलामी वाले जमाने सब जा चुके हैं। स्त्री पुरुष के बराबर के अधिकार हैं, बिल्कुल। यूएनओ के अंदर भी सारे अधिकार हैं। धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ रही है। अगर किसी देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति होती है तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए। सऊदी अरब अगर कोई फैसला लेता है, ये उसको मानते हैं सभी को। और यहाँ पर अभी अफगानिस्तान की बात आती है तो यहाँ इरफान भाई को, इनकी पार्टी को
मुस्लिम लीग को आगे बढ़ के या दूसरी IMI जो है उसको भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, जिससे उनको लगे कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक चीजों को मानना चाहता है। अब जहां हिजाब की बात है, आप लोगों को ये समझना चाहिए, जहां से आप संचालित हैं, जहां से आपका धर्म संचालित है, हिंदुस्तान का आपसे धर्म संचालित नहीं है, ये सऊदी अरब से संचालित है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आपको भी यहाँ सम्मान करना चाहिए और तुरंत ये हिजाब का जो मामला है, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस सबको लागू कर देना चाहिए। बुर्का भी हटा देना चाहिए, हिजाब भी हटा देना चाहिए, नकाब भी हटा देना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए और स्त्रियों को फ्रीडम बराबर देनी चाहिए। जो हिंदू स्त्रियों को या जो सिख स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को फ्रीडम है, वही मिलनी चाहिए। इरफान साहब, सहमत हैं आप HS रावत जी की बात से, जो बात वो कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात पूरी नहीं समझ में आई। आखिर में मैंने सुनी है कि उनको हिजाब जो बैन हुआ है शिक्षा के दौरान, अगर कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आजादी दीजिए आप, ये हिजाब, नकाब और ये जितनी भी चीजें ना, बुर्का, इन सबसे आजादी चाहिए। मतलब तो बड़ी आजादी दीजिए आजादी क्या, उनको आजादी दीजिए, उनको मॉडर्न बनने दीजिए। नहीं तो घूंघट से आजादी चाहिए कि हिजाब से चाहिए, फ्रीडम दीजिए, चाहिए कि जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को मिली हुई है, चाहिए वो मिलना चाहिए उनको। सबसे पहली वो अधिकार है उनका, जो आप छीन रहे हैं। शर्मा जी, सबसे पहली बात जी, सबसे पहली बात कि हम होते कौन है उन्हें आजादी देने वाले? हम उनके मालिक है क्या? ये काम तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट करेगी उनको। अगर कहीं पर गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है तो आप हाथ तौबा करते हैं कर रहा है किसी भी तरह से, हम देखे क्या मतलब है? आप इतना मासूम मत बनिए सर। अगर गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है सर, तो सबसे पहले तो आप ही सड़क पर उतरते हैं। सबसे पहले तो ये आड़ में सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लाम को और मुसलमानों को जो है नीचा दिखाना चाहती है। या उसमें क्या चल रहा है, इस तरीके से तूफान वाला कर्नाटक वाला मामला आया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि जिस तरह से भगवत रंग का जो है। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है। इरफान साहब आपका, दीप्ति जी आपका और HS रावत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बुर्का पूरी तरह से बैन है, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें, चीन की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, जर्मनी की बात करें, श्रीलंका, बेल्जियम, नीदरलैंड, कैमरून, इटली, सीरिया, इजिप्ट, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ये नेसेसरी नहीं है। वहाँ पर आप पाकिस्तान में पहनेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी पहनेंगे तो भी ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ भी ऐसा ही है। सऊदी अरब में अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसको लेकर तो हमने डिबेट किया ही। तो बड़ा सवाल यही है, और ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सब आपको पता ही है, वो पब्लिक डोमेन में। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इस्लामिक देश ऐसा कर सकते हैं, इस्लामिक देश अगर महिलाओं की आज़ादी के लिए, छात्रों की आज़ादी के लिए, छात्राओं की आज़ादी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता है? बड़ा सवाल यही है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।